अगर हम विदाउट हाई टाइड लें तो मुंबई में along the coast about 1000 buildings could get impact. They could get submerged in water. Submerged का मतलब ये नहीं कि पूरी बिल्डिंग डूब जाएगी, मतलब ये है कि वहाँ तक पानी आ रहा है. Now Delhi, nobody would have thought the kind of situation that happened this year could happen because everybody has forgotten that Delhi में तो flood नहीं आएगा. Year before last, this year we have had many more landslides than what we used to have here. The possible devastation that climate change may cause in the coming years and decades is a growing concern across the planet. And now there are specialized agencies which are using different technological modules to draw medium to long-term trends in different countries and locations. Noida headquartered ग्लोबल जियोस्पैशियल फर्म RMSI ने पिछले साल एक रिपोर्ट निकाला था जिसके मुताबिक इंडिया के कोस्टल सिटीज पर आने वाले 2 दशकों में खतरा है. इन सिटीज में मुंबई और चेन्नई भी शामिल हैं और वजह होगी राइजिंग सी वाटर लेवल. लेकिन क्या ये खतरा सिर्फ कोस्टल सिटीज पर ही रेस्ट्रिक्टेड है? आइए बात करते हैं श्री पुष्पेंद्र जौहरी से, जो कि RMSI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. पुष्पेंद्र जी, हम उस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा. ये आपकी कंपनीज का अगर बेसिक कैरेक्टर मैं देखूँ या आपकी एजेंसी का मैं बेसिक कैरेक्टर देखूँ तो इसको जियो स्पेशल एजेंसी कहा जाता है. क्या मतलब होता है इसका? जियो स्पेशल का मतलब ये है कि पूरी अर्थ पे कहीं पे कोई भी चीज़ है उसको हम पहले तो टैग कर सकेंगे वो अर्थ पे एग्जैक्टली कहाँ है जी. और अगर हम कोई भी एनालिटिक्स कर रहे हैं तो भी हम उसे टैग कर सकें कि ये एनालिटिक्स अर्थ पे कहाँ हो रही है. और उन चीज़ों को अर्थ के से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो जब हम क्लाइमेट चेंज की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट इज ऑल्सो, वेदर इज ऑल्सो रिलेटेड टू अर्थ, प्लस अगर हम जियोलॉजी की तरफ जाए तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अर्थ. तो अर्थ से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको लेकर के हम एनालिटिक्स करें तो दैट इज ऑल जियो स्पेशल एनालिटिक्स. अब वो पैरामीटर्स नेचुरल हो सकते हैं जैसे क्लाइमेट, वेदर, और वो पैरामीटर्स मैन मेड हो सकते हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, यूटिलिटी नेटवर्क. सो एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ एनालिटिक्स दैट इज बीइंग डन कीपिंग द लोकेशन specificity on the ground in mind is all geospatial analytics. Okay. Now I would like to draw your attention to that report which you had published early last year, और जिसकी वजह से RMSI का काफ़ी नाम भी हुआ था और सारे पब्लिकेशंस ने, न्यूज़ चैनल्स ने हर जगह पर वो कैरी किया था. वो 7 कोस्टल सिटीज़ के बारे में बात की इंक्लूडिंग मुंबई. और आपने एक सिनेरियो प्रोजेक्ट किया था कि 2047 या 2050 तक इन सिटीज़ में कि बहुत सारी प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं जिन पे शायद कोई खतरा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग वाटर लेवल्स. मैं जरा वो स्टोरी समझना चाहूँगा, कैसे वो रिपोर्ट आपने प्रिपेयर किया था, व्हाट वर द बेसिक प्रीमाइस बिहाइंड दैट, कौन सा मॉडल आपने यूज़ किया था, अगर वो आप एक्सप्लेन कर सकें. देखिए, उसी समय IPCC के जो रिपोर्ट थी वो पब्लिश हुई. तो IPCC जो जैसे हम लोग सब जानते हैं वो तो बहुत कोर्स एनालिसिस करते हैं. तो उस कोर्स एनालिसिस में उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के कोस्टल एरियाज में दी वाटर में राइज अप टू लाइक 30, 40, 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर. सो दैट वाज वेरी जेनेरिक. तो वहाँ से इट केम टू आवर माइंड कि यार इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम इसको वी शुड मेक इट मोर स्पेसिफिक. देन वी डिसाइडेड कि हाउ टू मेक इट मोर स्पेसिफिक के इम्पैक्ट तो वही आएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है. देन वी पिक्ड अप, हमने कहा कोई मुंबई से तो ऑब्वियसली बेटर कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है कंसनट्रेटेड इज इन मुंबई. देन वी पिक्ड अप चेन्नई. देन मुंबई चेन्नई के बाद हमने कहा कि भाई वेस्टर्न कोस्ट पे और कौन सी सिटी है. देन वी पिक्ड अप कोची, तिरुवनंतपुरम. फिर हमने कहा कर्नाटक में भी एक पिक करनी चाहिए बिकॉज कर्नाटक की जो ओशन वाला जो पार्ट है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम केरल एज वेल एज महाराष्ट्र. तो हमने इसलिए मैंगलोर पिक किया. Then in addition to Chennai on the eastern coast, we also picked up Visakhapatnam because that is also an industrial town. जी. So that is how we ended up picking up these cities. Then the next question was कि climate models.
का डेटा। तो व्हाट वी डिड, वी यूज सीमित 6 क्लाइमेट मॉडल्स। तो सीमित 6 के अंदर 40-45 मॉडल्स ग्लोबली अवेलेबल हैं। तो उसमें से वी पिक्ड अप अबाउट 9 मॉडल्स विच आर मोर रेलेवेंट फॉर आवर रीजन। अब क्लाइमेट चेंज में हम कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मॉडल्स आर वेरी एट अ कोर्स रेजोल्यूशन। ओके। तो वहाँ पे हम रीजनल लेवल पे पिक करते हैं। तो विच रीजन, अबाउट 9 मॉडल्स भी पिक। देन उन 9 मॉडल्स से को डेटा को यूज़ करके हमने एक एंसेंबल तैयार किया, विच इज एंसेंबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ ऑल दीज मॉडल्स। एंड देन उस मॉडल्स उसको लेकर के फिर हमने देखा कि भाई इनका कंबाइंड इम्पैक्ट जो है वो क्या प्रोजेक्शन आ रही है। फिर उसके ऊपर हमने बैथीमेट्री क्या की डिटेल्स लगाई, जो टोपोग्राफी है वो लगाया, और फिर हमने स्प्रेड आउट किया कि वाटर जो है वो कोस्ट पे किस तरह से जाएगा, एंड देन कोस्ट पे आने के बाद फिर इनलैंड के किस तरह से पेनिट्रेट करेगा। तो टोपोग्राफी ने हमें इनलैंड पेनिट्रेशन में हेल्प करी, और बैथीमेट्री विच इज बेसिकली जैसे हम बैथीमेट्री इज द टोपोग्राफी ऑफ द ओशन, तो समझ लीजिए। तो इस वजह से क्या होता है, सेम सी लेवल राइज पे अलग अलग जगह पे अलग अलग इम्पैक्ट आएगा, जस्ट बिकॉज के जो बैथीमेट्री है वो अलग अलग है। हमारे दो जो मेजर स्पेसिफिक जो मेट्रोज आपने कवर किया है, एक मुंबई दूसरा चेन्नई, मैं दोनों के बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहूँगा, क्या स्पेसिफिक असर उन पर पड़ने जा रहा है? इस ट्रेंड में भी दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमने प्रोजेक्ट करे थे। एक होता है विदाउट हाई टाइड, एक होता है विद हाई टाइड। हाई टाइड्स में ऑटोमेटिकली नियरली 1 मीटर तक वाटर राइज कर जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा करता है। तो अगर हम विदाउट हाई टाइड लें तो मुंबई में along the coast about 1000 buildings could get impacted. They could get submerged in water. Submerged का मतलब ये नहीं कि पूरी बिल्डिंग डूब जाएगी, मतलब ये है कि वहाँ तक पानी आ रहा है। अब कहीं पे हो सकता है थोड़ा सा है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोपोग्राफी कैसी है या उस बिल्डिंग का लेआउट कैसा है। दोनों में अलग अलग फ़र्क पड़ता है। तो प्लस अगर हम मुंबई में देखें तो उस समय जब हमने किया था, मेरीन ड्राइव काफ़ी रिस्क पे था। मेरीन ड्राइव से अगर हम फर्दर आगे चले, नेकलेस को क्रॉस करते हुए अगर हम दूसरी साइड पे जाए तो हाजी अली वॉज एट रिस्क, प्रियदर्शनी पार्क वॉज एट रिस्क, जहाँ पे वर्ली वाला जंक्शन है दैट एंटायर एरिया वॉज एट रिस्क। तो ये सारे एरियाज वर एट रिस्क। देन अगर हम उसके आगे फर्दर जाए तो जहाँ पे सीलिंग लैंड करती है और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से ज्वाइन करती है बांद्रा के पास, तो देयर वर सर्टेन एरियाज इवन इन बांद्रा। हालांकि स्टार्ट में तो हमें लगेगा कि बांद्रा इज एट अ हाई लेवल, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बांद्रा से तो देयर द लैंड लेवल कीप्स गोइंग डाउन। तो वहाँ पे पीछे के जो कुछ एरियाज है वहाँ पे भी इम्पैक्ट इसका है। तो ये तो स्टोरी हो गई मुंबई की। एंड देन ऑफ कोर्स इफ वी कम टुवर्ड दिस साइड तो आपका जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, इवन दैट इज पोटेंशियली एट रिस्क। अगर हम चेन्नई पे जाए तो चेन्नई पे अगर हम सी लेवल राइज का इम्पैक्ट देखें तो वो उतना नहीं है जितना मुंबई में। और मुंबई तो हमने हमारी एनालिसिस के हिसाब से चेन्नई में वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट 50-55 बिल्डिंग्स कुड पोटेंशियली बी एट रिस्क बिकॉज ऑफ दैट। उसमें से जितनी भी एंड बल्क इज ऑन द कोस्ट। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियली जज के पानी वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्योंकि टोपोग्राफी की जो अगर हम बहुत ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन पे जाते तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर अस। सो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ जो IT पार्क्स हैं which are slightly inside the coast could also be potentially at risk, लेकिन मैं अभी certainty के साथ नहीं कह सकता, लेकिन definitely जो buildings हमने identify की है वो तो definitely है। Plus of course जो coastal road है along चेन्नई वो भी that is also at risk। One important thing that happens is कि जितनी भी रिवर्स फ्लो कर रही हैं ओशन में उनका भी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब ओशन का लेवल बढ़ेगा। तो जब भी ओशन में हाई टाइड आएगा तो उन रिवर्स का वाटर लेवल भी राइज होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम चेन्नई में देखें तो कई जगहों पे जो कंस्ट्रक्शन है इट इज जस्ट एट द रिवर लेवल, तो वहाँ पे अंदर तक वो इम्पैक्ट जाए। आपकी रिपोर्ट का कोई लिंकेज है कि द पॉसिबल पॉपुलेशन साइज जिन पर असर पड़ सकता है? हमने पॉपुलेशन को तो कंसीडर नहीं किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जैसे
मुंबई में हमने 1000 बिल्डिंग्स का एस्टिमेट लगाया, तो अबाउट 67% ऑफ दोज बिल्डिंग्स वर रेजिडेंशियल। ओके, तो अगर हम एज अ प्लेन सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी लगाए कि पर बिल्डिंग, लेकिन बल्क ऑफ द बिल्डिंग्स आर मल्टी स्टोरी, तो जो ऊपर रहते हैं, अब अगर वाटर को कंट्रोल कर दिया जाए तो किसी पे कोई असर नहीं है, लेकिन अगर वो बिल्डिंग का नीचे पानी है तो फिर तो चाहे ऊपर हो नीचे हो, यू कांट रियली मूव अराउंड, लाइफ इज नॉट इजी फॉर यू। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, 3 to, अगर हम ऑन एन एवरेज 4 स्टोरी स्ट्रक्चर लेकर के चलें और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें ऑफ अबाउट 600 ऑड बिल्डिंग्स, तो दिस इज द नंबर ऑफ पीपल दैट कुड पोटेंशियली बी इम्पैक्टेड। मतलब दिस इज जस्ट द रेजिडेंशियल साइड ऑफ इट, बट कमर्शियल में तो इट्स मोर द कमर्शियल स्ट्रक्चर्स दैट वुड गेट इम्पैक्टेड। होपफुली दे विल मूव their businesses out of those areas. So फिर at the end of the day कुछ ज़्यादा impact बाद में नहीं होगा, लेकिन commercial establishments को impact बहुत ज़्यादा होगा if they have to move out of those areas, because जहाँ पे उन्होंने South Bombay is the costliest part, वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी है, तो obviously जिसने खरीद रखी है उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। जो रेंट पे है उसको फ़ायदा है, क्योंकि वो जहाँ भी मूव करेगा उससे सस्ती मिलेगी। The locations which you picked up in your report, it's basically those locations that are also happen to be the hubs of Indian sea trade. You've got major ports in the east coast. You've got major ports in the west coast. How they are going to get affected? Yeah, ports are also going to get impacted, क्योंकि होगा क्या कि even though ports के अराउंड जेटीज बनी होती हैं, लेकिन जेटीज में भी एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो अगर जेटी के बाहर वाटर लेवल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जेटी के अंदर भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा। जब अंदर वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो जो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो भी ऑफलोडिंग पॉइंट्स होते हैं, दे आर मोर लेस एट द सेम लेवल एज लैंड, तो वो ऑफलोडिंग पॉइंट्स का लेवल बढ़ जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे कितना लेवल बढ़ता है, द पोर्ट माइट लूज सम एरिया, सम लैंड बिकॉज ऑफ दैट। कहीं पे स्पेशली जहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि कुछ जो इन्होंने पीछे की तरफ वो बनाते हैं ना, वेयर दे स्टोर ऑल द गुड्स दैट अराइव एट द पोर्ट, इन सम केसेस इवन दोज एरियाज मे गेट इम्पैक्ट। तो दे मे हैव, वेल इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, दे जस्ट हैव टू इंश्योर, दे हैव टू जस्ट इंक्रीज द हाइट ऑफ द बैरियर्स along the line of the ocean, and everything will be safe. So इतने बड़े कॉस्टली एयरपोर्ट्स हैं, the cost of creating that wall is peanuts as compared to that. But ये है कि टाइमली कर ले तो they will not lose, because होगा क्या, ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा। What will happen is कि सडनली किसी दिन हाई टाइड जब 1-1.5 मीटर पे जाएगा ना तो पानी अंदर आएगा, यू मे नॉट नोटिस इट, लेकिन सडनली वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, देन यू विल रियलाइज अरे ये क्या हो गया। क्या डिबेट इस पे कोई शुरू हुआ है, कोई किसी तरीके का एक्शन आपने कहीं नोटिस किया इन 7 लोकेशंस पर? देखिए, अब एक्शन तो हो ही रहा है धीरे धीरे कर करके। कितना हमारी रिपोर्ट से ड्रिवन है ये मेरे लिए जज करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये है कि आई एम सीइंग सम एक्शन हैपनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल जो कई स्टेट्स में मैनग्रोव फार्मिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए, और सिमिलरली कोस्टल स्ट्रेचेस जो हैं गुजरात के, उड़ीसा के और वेस्ट बंगाल के कुछ कोस्टल स्ट्रेचेस पे जो है कोस्टल इरोजन के भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए, तो देयर वर्क इज मूविंग। और another good thing that I am seeing is everybody initially I got a lot of questions at that time about the coastal road project. Okay. उस समय it was just starting, so it was very difficult for me to comment कि उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ कि a lot of areas, especially हाजी अली से लेकर के वर्ली तक इन्होंने लैंड रिक्लेम करी है। अच्छा। तो when they have reclaimed the land, the new reclaimed land is slightly higher than the previous one, high point. So which is a good thing. तो उसका एडवांटेज ये हो गया, एक तो एडिशनल लैंड आ गई, तो अगर पानी भरेगा भी आया भी ऊपर तो खाली वहीं तक आगे रह जाएगा, अंदर और फर्दर नहीं जाएगा। Then the other advantage is because as part of the reclamation they have increased the height slightly more than what it was earlier. So that will
दैट इज एन एडवांटेज. एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सी लेवल राइज से 2 मीटर पानी का वो बढ़ रहा है. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट सब मीटर ओशन राइज. सो फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि भले ही ओशन ने तो सब मीटर राइज किया है, लेकिन जो हाई टाइड होगा ना वो उसमें उसी लीनियरली नहीं इंक्रीज करेगा, वो नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगा. ओके. तो अगर कहीं पे आज हाई टाइड 1 मीटर तक आता है तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे हाई टाइड होगा तो 1.25 मीटर से आएगा. I'm just giving you an example. I would just like to draw your attention to another issue altogether. I'm very curious to understand. I mean, the way you have extrapolated what could be the possible impact of rise in water levels to the coastal seas. आपने कुछ rivers के बैंक पर जो हमारी कुछ prominent cities हैं, उनको भी एग्जामिन किया है कि ये क्या ट्रेंड वहाँ पर होने वाला है? Yeah. In fact, that analysis we did after the Chennai flood in 2015. Mm-hmm. We picked up 10 specific cities and we analyzed what could be the potential impact of the rising river levels over a period of time in these cities. So obviously Chennai is it tops. No other city has as much risk as Chennai has. Okay. In terms of flood risk because of rivers overtopping. Mm-hmm. And simple primary reason. There was a time आज से 30-40 साल पहले there used to be 100 water bodies in Chennai. Okay. आज की तारीख में वो 15-20 रह गए. Okay. अब there is no place for water to go. Where will it go? It goes into the river. Mm-hmm. And then bulk of it is all paved. So जो ground में जो seepage होता था वो भी नहीं होता. So everything flows into the river and obviously the river water height will go. Mm-hmm. Now if this coincides with high tide, that's a big problem. Mm-hmm. क्योंकि अगर हाई टाइड होगा तो ऑटोमेटिकली रिवर की हाइट वैसे बढ़ जाएगी, प्लस उसमें और वाटर आ रहा है तो इम्पैक्ट बढ़ नहीं. तो चेन्नई इज डेफिनेटली एट वेरी वेरी हाई रिस्क. मुंबई ऑल्सो हैज़ अ वेरी decent high flood risk, but that is not because of the Mithi river. That is just because of flash flooding in Mumbai. क्योंकि मुंबई की प्रॉब्लम क्या है कि मुंबई's strong water drainage network is very old. Okay. And it is not capable of carrying the amount of water that is coming on the city now. So I think some study is going on right now. The municipality is thinking of how can they improve their storm water drainage network. कुछ एक TUI भी आई थी some time back जिसमें उन्होंने निकाला था कि they wanted to do an initial study to estimate कि what can be done. वो एक मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे. नाउ वी टॉक अबाउट दिल्ली. So what just happened? Delhi and other northern cities in North India. In North India, yeah, that's why I'm coming to North India. Now Delhi, nobody would have thought the kind of situation that happened this year could happen because everybody has forgotten that Delhi में तो flood नहीं आया. But the whole reason was that water was being held in Haryana at that particular barrage. This time it was not possible for them to hold, so they had to release. The moment they released, we had the problem. But आप ये देखिए ITO पे जो problem हुई, that was not because of the fact of the river water increase. That is because क्योंकि ITO के ब्रिज पे हमने एक छोटा सा एक बैराज टाइप बनाया हुआ है and we were not able to move those girders up because वो totally जाम पड़ा था, कोई मेंटेनेंस नहीं. तो सिस्टम्स हैं बट दे विल हैव टू बी मेंटेन. पहली चीज़ आप कुछ भी मिटिगेशन लगा दीजिए, अगर हम उसे ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा. एंड देन ऑफ कोर्स द अदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरीबडी इज फॉरगेटिंग कि यमुना नीड्स टू बी ड्रेच्ड. इट्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी इज गॉन डाउन. वो तो मोस्टली तो वाटर होता नहीं है तो नोबडी केयर्स अबाउट इट. लेकिन जब वाटर आता है तो अच्छी चीज़ ये है कि आप उसके बाद जाके देखिए क्लीन हो गई रिवर. बिल्कुल दैट्स द नेचर्स द वे ऑफ क्लीनिंग इटसेल्फ. अगर आप वैसे देखें नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नेचर कैसे अपने को क्लीन करेगी. फ्लड आता है तो रिवर पूरी क्लीन हो जाती है, सारी इम्प्योरिटी सब कुछ बह जाता है उसको. नाउ द रिवर इज क्लीन, लेकिन हम फिर उसे पोल्यूट कर देंगे. वंस अगेन वी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट द रूट वेयर कि जो इंडस्ट्री उसे पोल्यूट कर रही हैं, वी हैव टू गिव देम टेक्नोलॉजी, वी हैव टू गिव देम वेज सो दैट rather than polluting the river, they either clean the water and then push it out, or they find some other use of that water
they put it underground. Wait, ground, our earth has got so many layers. It just works like a sea. छलनी की तरह काम करती है. आप ऊपर से गंदा पानी डालिए, नीचे अंडरग्राउंड तक पहुँचते बिल्कुल चन के साफ हो जाए. Unless and until, of course, उसके अंदर अगर dissolved impurities है तो वो तो साथ में ही चली जाएंगी. ये बाकी जो सिटीज है, सब प्रयागराज हो गया या वाराणसी हो गया, जो सब पर कुछ कोई स्टडी है कि इन पर किसी तरीके का कोई सीरियस प्रॉब्लम आगे आ सकता है? देखिए वाराणसी में तो स्पेशली बिकॉज ऑफ द रीसेंट रिवर फ्रंट वर्क एटसेट्रा दैट हैज बीन डन, जितना रिस्क था दैट हैज बीन कंटेन्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट. इधर की तरफ प्रॉब्लम इतनी नहीं है. द प्रॉब्लम इज मोर upwards towards moving from here to Haridwar, Rishikesh, and the other cities in Uttarakhand. They are still at risk. They are definitely still at risk. हमने एक छोटा सा एक इवेंट देखा था जब वो एक उत्तराखंड में a part of the rock, huge rock, it broke off. उसने दो एक डैम तोड़ दिया. उसके बाद वो आगे बढ़े, जो दूसरा डैम बन रहा था इनका, उसमें कितना लॉस हुआ. एंड देन दी वाटर लेवल्स रोज इवन एट हरिद्वार टू अ डेंजरस लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ वन ह्यूज रॉक फॉल दैट हैपेंड. The problems that you have cited, how much in terms of the triggers, how much of contribution is coming from the aberrations caused by climate change, and how much they are happening because of our own mismanagement? It is very easy to blame the climate for a lot of things that we are doing. No, I mean, we are in terms of putting pressure on our own ability to manage. Look, a lot of it is driven by us. We have removed the water bodies. We have removed the open areas. Everything is paved in cities. So where will the water go? It will stay on the road. Now, the stormwater drainage network has a limited capacity to carry water. Now, that is the only place where climate comes in. Where climate is now dumping more water than the stormwater network was designed for. So obviously, there will be more water on the ground until the stormwater network is able to carry it. But the real problem is just before monsoons, nobody makes sure that all the inlets are clean. Bulk of the time, water stays on the road because the inlets are blocked. No. One final point with you. What is that next big projection which you are really working on? Look, we have already worked a lot on floods. We have also worked a lot on sea level rise. Recently, we are all seeing that the risk due to landslide is increasing manyfold. You know, year before last, this year, we have had many more landslides than what we used to have here. So, and once again, this is also the direct result of the anthropogenic activities that are happening in the mountains. हम इतना रोड नेटवर्क बना रहे हैं जी, बनाए. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए. वी शुड डेफिनेटली डू ऑल दिस डेवलपमेंट. बट जिसको भी हम रोड बनाने का काम दे रहे हैं, हमें उसे ये कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा काम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक तुम रोड बनाने के बाद स्लोप को स्टेबलाइज ना कर दो. हमारे को ये दिखा ना दो कि स्लोप स्टेबलाइज हो गया है और वाटर को मूवमेंट के लिए कैसे तुमने स्पेसेस बनाई है. ओके. तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि होता क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन में डायनामाइट का यूज होता है. डायनामाइट जहाँ पे भी ब्लो होएगा, ऑब्वियसली इट गिव्स शॉक वेव्स इनसाइड द माउंटेन. शॉक वेव जाने की वजह से the joints of the rocks, they become loose. What I personally feel is because of all these, and then with so much of traffic moving on, such heavy vehicles moving on, there is a consistent, continuous vibration that goes into the mountain because of the movement of the trucks. That basically loses the topsoil from the hard, very, very hard rock inside. That is exactly what we are seeing, that huge chunks of topsoil is just flowing through. तो आपका ये रिपोर्ट कब तक आ रहा है? We are just a few months away from it. अच्छा. Because we started collecting data about it the last year when so many events happened. और कितने लोकेशंस, कितने स्टेट्स को आपने कवर किया इसमें? We will be focusing on Himachal and Uttarakhand primarily. Primarily. And then also Kerala. Okay. Or on the south.
Really, thank you so much for your time. I think, from this discussion, what I could make out is that, it's not only climate change, but the way we are dealing with them and the issues, Absolutely. which are resulting in more problems that we are facing right now. Absolutely. Thank you so much. Thank you. Bye bye.